ओके, सो प्रीवियसली हमारा जो टॉपिक चल रहा था, एटम चल रहा था, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला एटम। उसमें लास्ट पार्ट था एक्सरे। ये हमारा बचा हुआ था एक्सरेज। तो देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरेज पे क्या क्या डिस्कशन किया हुआ है। तो हमने बात की कि एक्सरेज का स्पेक्ट्रम हमें पता है कि एक्सरेज बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी और हाई एनर्जी वाली वेव्स है, इसलिए इनका वेवलेंथ क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ओके, तो ये एक चीज़ है कि एक्सरेज का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम होता है, जो 1 टू 10 एंगस्ट्रॉम तक ले सकते हैं। इवन अगर हम एक्चुअल रेंज देखें 1 टू 100 एंगस्ट्रॉम तक भी जा सकती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना उसमें लो एनर्जी का है एक्सरेज। लेकिन उसके बाद हम बात करें कि एक्सरेज पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए दे डोंट डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। पेनेट्रेटिंग पावर काफ़ी हाई होता है और बेस्ड ऑन दियर एनर्जी हम दो टाइप से उनको बात कर सकते हैं, एक हार्ड रेज और एक सॉफ्ट एक्स रेज। हार्ड एक्स रेज मतलब उनकी एनर्जी हाई है, फ्रिक्वेंसी हाई है, मतलब वेवलेंथ लो होगी, मतलब 5 एंगस्ट्रॉम से भी कम वेवलेंथ जिनकी होगी वो हार्ड एक्स रेज हो जाएंगी, और जिनकी 5 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होगी वो सॉफ्ट एक्स रेज हो जाएंगी। फिर हमने बात की थी कि एक्सरेज जनरेट कैसे होती हैं। तो बहुत ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब किसी हैवी मेटल पर इंसिडेंट होते हैं, तो उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो हीट में निकल जाता है, और कुछ पार्ट उसमें बहुत ही कम पार्ट एक्सरेज में कन्वर्ट होता है। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा, कूलिस ट्यूब, जिसको एक्सरे ट्यूब भी बोलते हैं। यहाँ पर हम एक्सरेज को जनरेट करते हैं, जिसमें हमने बताया एक होता है फिलामेंट करंट जो कि हैंडल करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन एमिशन होंगे, और फिर होता है कैसेलरेटिंग वोल्टेज जो कि इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। तो फिर हमने डिस्कस किया कि यार हैवी मेटल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा एनर्जी अगर हमें चाहिए, हाइड्रोजन के लिए तो बहुत ही कम एनर्जी होती है ना, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, इसलिए हमें हैवी मेटल चाहिए। फिर उसका हमें मेल्टिंग पॉइंट भी हाई चाहिए, क्योंकि वो मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट होता है। फिर हमने बात की थी कि मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी। मैक्सिमम एनर्जी मतलब मिनिमम वेवलेंथ की बात की थी, जिसे क्या नेम दिया हुआ था, कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखा है, मैंने बताया 1 2 3 7 5 भी यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। तो यहाँ पर हमें एक्सरेज आया कि एक्सरे जो है एक मिनिमम लेमडा से आगे ही देखने को मिलेंगी, उससे पहले देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये जो मिनिमम है इसे हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। इसके बाद हमने चीज़ें बताई कि कौन सा कैसे उसे बैलेंस कर सकते हैं। मतलब अगर हमें इंटेंसिटी बैलेंस करनी है तो फिलामेंट करंट के थ्रू बैलेंस करेंगे, मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा के। और अगर हमें पेनेट्रेटिंग पावर बढ़ानी है, एनर्जी बढ़ानी है, तो हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के थ्रू करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा यार कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद हमें टाइप ऑफ एक्सरेज देखने हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली हमारा लास्ट टॉपिक है एटम्स का, एटम्स कंप्लीट होगा। तो टाइप ऑफ एक्सरेज देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सरेज, सो बेस्ड ऑन दियर वर्किंग प्रॉपर्टी, जो मेजर दो टाइप है वो दो टाइप के रहते हैं। बेस्ड ऑन एनर्जी हमने कौन से टाइप डिस्कस किए थे, बेस्ड ऑन एनर्जी हमने बात की थी हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज। ओके, बेस्ड ऑन दियर प्रॉपर्टीज हम दो टाइप पे बात करते हैं। नंबर वन, कंटिन्यूअस एक्सरेज। ओके, कंटिन्यूअस एक्सरेज मतलब नेम ही क्लियर है। कैसे, अगर हम बेसिक वे पे बात करें, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या था, सपोज ये न्यूक्लियस था और ये उसके डिफरेंट लाइंस थे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, हायर स्टेज पे गया, और जब वो वापस आएगा तो वो एक फोटोन देगा, किसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन देगा या वेवलेंथ। तो ये तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम था ना, मतलब अलग अलग ऐसे मिल रहा था। बट आप देखो कि ये जो एक्सरेज है वो हमें कंटिन्यूअस मिलती हैं, मतलब कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट सारी वेवलेंथ मिलती हैं। तो इसका क्या रीज़न है, समझेंगे।
कंटिन्यूअस वेवलेंथ का क्या रीजन है, देखें। ये न्यूक्लियस है हैवी मेटल का और उसके बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन, बहुत ही हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब ये हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सपोज इनके पास 30 किलोवाट है, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था जिसको आउटर ऑर्बिट में जाने के लिए चाहिए थी 20। तो बिकॉज ये इतना हाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको कोलाइड करता है और इसको बाहर के ऑर्बिट पे पहुंचा देता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इंसिडेंट है, ये डिसअपियर नहीं हो जाता है, ये डिसेलरेट होता है और आगे जाके फिर किसी इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करा देता है, आगे जाके फिर किसी दूसरे एटम के किसी इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करा देता है। इसका मतलब इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि ये डिसेलरेट होते होते कंटिन्यूअस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कराता है, इजेक्ट करा देता है। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न आते हैं तो क्या करते हैं, वो एक वेवलेंथ जनरेट करेंगे। तो जब वो इतने डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकता है, तो जब वो रिटर्न आएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, तो बहुत डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ देखने को मिलती है ना। तो ये रीजन होता है कि ऑलमोस्ट सारी वेवलेंथ देखने को मिल जाती हैं हमें कंटिन्यूअस एक्सरेज के फॉर्मेट में। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम कि एक मिनिमम वेवलेंथ से ज्यादा कम नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि वो हाईएस्ट एनर्जी है, मतलब ये 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे ज्यादा एनर्जी तो मतलब कभी नहीं दे सकता ना, कम ही देगा। सपोज किसी को इसने दे दिया, किसी बाहर के इलेक्ट्रॉन से ये कोलाइड कर गया, ठीक है, और उसको थोड़ी दूर पहुंचाया, तो लेट्स से इसकी एनर्जी बची अभी 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी बची। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है यहाँ पर, वो क्या सिचुएशन होगी, ये 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसके पास, ये अब इस एनर्जी का फोटोन निकालेगा। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी हो जाए टोटल एनर्जी से ज्यादा का फोटोन तो नहीं निकल सकता। तो कंटिन्यूअस की लिमिट यहाँ से स्टार्ट होगी कि इससे कम वेवलेंथ नहीं हो सकती, इसके बाद की सारी वेवलेंथ पॉसिबल है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। तो कंटिन्यूअस एक्सरेज का सबको समझ में आया, कैसे जनरेट होती हैं। सर हाँ, वो मतलब वो अभी 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को मतलब पूरा देके पूरा बाहर ही नहीं ये कर हाँ, देगा मतलब। पूरा बाहर निकाल देगा, यही एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ पर ये है कि लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन था और उसे मैंने 30 का दे दिया और वो एकदम बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये किसने बताया कि 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था हमारे पास, बट ऐसे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे ना, तो लेट्स से हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन थे, समझिएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि यहाँ पर 50, इस मिनिमम वेवलेंथ के 50 आपको एक्सरेज देखने को मिले, कभी ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन इतने एफिशिएंट नहीं होते कि वो सीधा लोअर ऑर्बिट पे चले जाएंगे। तो क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पहले बाहर के ऑर्बिट से ही कोलाइड कर देते हैं ना, और इसे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं। सपोज सपोज मेरे पास 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसे बाहर निकालने के लिए चाहिए 20, अंदर वाले को चाहिए 30, लेकिन अगर ये पहले इससे ही कोलाइड कर गया तो इसे 20 दे के सिर्फ 10 बचेगी ना। अब अगर 10 बचेगी तो अभी अंदर किसी को नहीं कोलाइड करेगा, अगले एटम के और बाहर वाले से ही कोलाइड कर पाएगा, ठीक है। तो इसका हाँ मतलब सर। ये है कि अगर मेरे पास 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हम बम्बार्ड करा रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि 50 हमें एक्स रेज मिल जाए, नहीं। लेमडा सी की आपको एक दो एक्स रेज ही मिलेंगी, मोस्टली कहाँ पे मिलेंगी, कुछ एक इंटरमीडिएट वेवलेंथ की, सबसे ज्यादा। आइडिया समझ आया। हाँ सर। ओके। तो कंटिन्यूअस एक्सरेज का रीजन क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक साथ में डायरेक्टली हिट नहीं करता है और स्टेप वाइज हिट करता है, इसलिए हमें फिर कंटिन्यूअस एक्सरेज देखने को मिल जाती हैं। और ये कंफर्म हुआ कि जो एक्सरेज होंगी वो वेवलेंथ के फॉर्मेट में अगर देखें यहाँ पर, तो एक ये इंटेंसिटी है, मतलब नंबर ऑफ एक्सरेज कितनी रहेंगी, ये जो वेवलेंथ है ये कट ऑफ वेवलेंथ, इसे लेमडा मिनिमम बोलते हैं या फिर लेमडा कट ऑफ बोलते हैं, इस वेवलेंथ से ज़्यादा ही रहेगी सबकी एनर्जी, ठीक है।
चलिए अच्छा लिख लेते हैं, वर्ड्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्या सिचुएशन है कि एक्सपेरिमेंटरी डेटा है ये। तो ये इंस्टेड ऑफ स्पेक्ट्रम ये पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है। सो these continuous X-rays are possible when electron does multiple collisions। ठीक है, तो ये प्रूव होता है कि ये एक्सरे अगर एक्सपेरिमेंटली आया हुआ है तो ये तभी आ सकता है जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मल्टीपल कोलिजन करता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, मतलब एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब वो कोलिजन करते करते डेसेलरेट भी हो रहा होगा। क्लियर? सो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डज मल्टीपल कोलिजन्स एंड डेसेलरेट्स it decelerates continuously after each collision। ठीक है, और दैट्स व्हाई वी गेट दिस कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम, क्योंकि एक्सेलरेशन जो इलेक्ट्रॉन है वो बार बार कंटिन्यूअसली जो है डेसेलरेट होता रहता है, और इसलिए वो कंटिन्यूअस एक्सरेज जनरेट करना है। कंटिन्यूअस एक्सरेज। अच्छा, काम की बात ये है, और भी एक अच्छी बात कि पूरा इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सिचुएशन ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बोर्ड्स में से आपके हट चुका है ये टॉपिक, एक्सरेज बोर्ड्स में से हट गया है, तो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से ज़रूरत नहीं है, बट हमें सॉल्विंग और नॉलेज के पर्सपेक्टिव से याद रखना है दोनों चीज़ें। चलिए, पहला टाइप था कंटिन्यूअस एक्सरेज, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ओके, सेकंड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या है, मतलब पहले नेम देखना है हमें कि कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहते हैं इनको, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्यों कहते हैं। रीजन बीइंग ये किसी एटम के बारे में आपको बताती हैं और बेसिकली उसके एटॉमिक नंबर के बारे में बताती है। मतलब अगर आप किसी भी एक्सरे का ये देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज देखेंगे, उससे आप गेस कर सकते हैं कि ये जो है एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, तो मोजले करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को स्टडी किया, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज को, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जेड निकाला हुआ है कि किसी भी मटेरियल का जेड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती हैं। सिचुएशन ऐसे होती है, सपोज एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो उसके पास सेल होंगे, तो वो जो सेल हम n इज इक्वल टू 1 2 3 बात करते हैं, लेट्स से वो डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं यहाँ पर, तो उन सेल को उन्होंने नेम दिया क्या, K L M N लाइकवाइज। ठीक है, K L M सीरीज टाइप पे दिया हुआ है। ओके, अब देखिए सिचुएशन क्या होता है। सपोज के सीरीज का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है, और लेट से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो L में है और एक इलेक्ट्रॉन जो M में है। अब यहाँ पर लेट से हमारा जो टारगेटिंग इलेक्ट्रॉन था वो आ रहा है, और उसने टारगेट करके इसको इस सेल से बाहर निकाल दिया, पूरा नॉक ऑफ करा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या चला गया, इस सेल से बाहर चला गया। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन इस सेल से बाहर चला गया, और ये जो हमारा ऑलरेडी
टारगेट इलेक्ट्रॉन था वो भी आ गया यहाँ पर। तो ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है और ये इसके K शेल से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है। अब दिक्कत ये है कि इसका जो Z है, जो न्यूक्लियस है, वो इतना स्ट्रांग है पॉजिटिव चार्ज कि जो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज रहता है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो अभी सिचुएशन क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की क्या सिचुएशन थी देखें। उसमें क्या हो रहा था कि लेट्स से ये लेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच रहा है, यहाँ पर पहुंच गया। अब फोटोन कब निकलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पर आएगा। समझ आया फोटोन कब निकलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस यहाँ पर आएगा। बट कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या होती हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन एकदम बाहर निकल गया है, लेकिन ड्यू टू दिस हाईली पॉजिटिव न्यूक्लियस, बिकॉज उसका एक इलेक्ट्रॉन एकदम अंदर से, अंदर वाला टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो वो क्या करेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को इफेक्टिव चार्ज से पुल करने लगेगा। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर की शेल पे आना पड़ जाएगा। पॉइंट समझ आया सबको। जो प्रीवियस वाला एक्सरेज है और ये वाला जो एक्सरेज है, इनमें डिफरेंस देखो। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और इलेक्ट्रॉन वापस आया तब फोटोन दिया, ये क्या है, नॉर्मल कैरेक्टर, नॉर्मल एक्सरेज जो है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन चला गया और इसको फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि न्यूक्लियस काफी स्ट्रांग है, इसलिए ये हमें इनडायरेक्टली उसके एटॉमिक नंबर को बताता है। तो प्रोसेस समझ में आई, प्रोसेस समझ में आई। इसको फिल करने के लिए इधर एल सेल का भी आ सकता है या एम सेल का भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करेगा कि बहुत बाहर का आ सकता है या एकदम अंदर वाला भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये जो फोटोन होंगे ये कैरेक्टरिस्टिक को बताएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बात करूं कि के शेल है, के बाद है एल एम एन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर के सीरीज में आ रहा है तो उसे हम के सीरीज बोलेंगे। मतलब यहाँ से एल से के में आ सकता है, एम से के में आ सकता है, एन से के में आ सकता है, तो इसे बोलेंगे के सीरीज। पहली वाले को क्या बोलेंगे, के अल्फा, इसको के बीटा और इसको के गामा। सबको क्लियर है के सीरीज। अच्छा, अभी तो मैंने बताया कि एकदम क्लोजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को इसने रिमूव करा दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि के सेल की जगह किसको रिमूव कराइए, एल को करे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फिल करने किसको आएगा, एल को फिल करने आएगा। एल को फिल करने आएगा तो यहां से आएंगे, तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे फिर, एल अल्फा एल बीटा। समझ में आया सबको। हाँ सर। ओके गुड। अच्छा अब ये बताओ कि किसके लिए मुझे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन चाहिए, के सीरीज के लिए या एल सीरीज के लिए। के के लिए, के लिए मुझे एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो यहां से एकदम याद रखना चाहिए, टू नॉक ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ K shell, energy needed is more. Is more. So अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तब ज्यादा एनर्जी देगा भी तो ना। तो इसका मतलब जो एक्सरे आएगी वो क्या आएगी, वो ज्यादा एनर्जी वाली एक्सरेज आएंगी। समझ आया सबको। सो emitted, or that's why emitted X-rays will have higher energy and lower
वेवलेंथ। ये क्लियर समझ आया सबको? हाँ। अच्छा गुड। अब होता क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या, सॉरी कंटिन्यूअस क्या थी, ये थी। ठीक, प्रॉब्लम देखना कि अभी लेट्स से 50 एक्सरेज आने वाली थी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ये करने लग गया कि उसके के शेल वाले को और इनको बाहर निकालने लग गया, पूरा पूरा बाहर, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे बाहर वाले फिल करने के लिए, तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सरेज आपको मिल जाएंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक तो मिल ही रही थी, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस कि इलेक्ट्रॉन एकदम बाहर चला गया, तो बाहर वाला उसको अंदर फिल करेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको भी देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं, ये एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक कैरी करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो ये इंटेंसिटी थी। ये नॉर्मल है कि यूजुअली किस तरीके से रहती हैं, यूजुअली ऐसे रहती हैं। ठीक है, यूजुअली इस तरीके से रहती हैं, बट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को भी कंसिडर कर लें तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। ज्यादा स्पाइक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, ये हमने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक का आपको थोड़ा ग्राफ बनाकर दिखा दिया। ठीक, अब डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज क्या है। ये क्या हो जाएगी हमारी लेमडा मिनिमम, जिसे हम क्या बोलेंगे लेमडा सी। ठीक, अब देखो ये बताओ इस ग्राफ में पहले कौन सी सीरीज पड़ेगी, पहले के सीरीज या पहले एल सीरीज? के शेल के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मतलब उसका लेमडा क्या होगा, कम होगा। कम होगा। सो एक्स रेज ऑफ के सीरीज क्या होगी, एनर्जी हाई होगी और लेमडा लो होगा। ठीक, तो इसका मतलब पहले कौन सी सीरीज पड़ेगी, के, और बाद में एल। अब इसमें से अल्फा बीटा गामा कैसे डिसाइड करेंगे, किसे अल्फा किसे बीटा किसे गामा बोलेंगे, वो देखना पड़ेगा। तो देखो अब अल्फा बीटा गामा में किसकी सीरीज ये होगी। सो विद इन द के सीरीज अगर देखें, विद इन द के सीरीज किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, देखो किसकी एनर्जी ज्यादा है, के गामा। गामा की। ठीक है, विद इन द के सीरीज एनर्जी ऑफ के गामा इज हायर देन एनर्जी ऑफ के बीटा, हायर देन एनर्जी ऑफ के अल्फा। अल्फा। ठीक, तो इसका मतलब वेवलेंथ का क्या रिलेशन आएगा, उल्टा आ जाएगा। इसका मतलब वेवलेंथ ऑफ के अल्फा विल बी लेसर देन, एक मिनट, एनर्जी कम है तो ज्यादा होगी वेवलेंथ, या सो वेवलेंथ ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ के गामा। क्लियर, तो इसका मतलब सबसे पहले कौन पड़ेगा, अल्फा नहीं, सबसे पहले क्या पड़ेगा, गामा। गामा। क्लियर, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चीज अब हमें क्लियर है कि दिस वन इज के गामा, फिर के बीटा, देन के अल्फा। क्लियर सबको? सेम चीज एल सीरीज में हो जाएगी, एल गामा पहले पड़ेगा, सॉरी एल बीटा पहले पड़ेगा और फिर एल गामा, सॉरी एल अल्फा मतलब। समझ आ गया है सबको? और ये उनकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हो जाएंगी। ओके, तो ये हो जाएगा लेमडा ऑफ के अल्फा और ये होगा लेमडा ऑफ के गामा। पता है कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ आ गया ना? हाँ सर। ओके गुड। तो कैरेक्टरिस्टिक में आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहिए तो हम ये लिख भी सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस लिखने की जरूरत है क्या, जो मैंने अभी समझाया कि हो क्या रहा है? जरूरत नहीं है आई गेस, आप समझ गए कि क्या प्रोसेस है, बिकॉज बोर्ड्स में नहीं है तो लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक में
अंदर वाला इलेक्ट्रॉन पूरा नॉक ऑफ हो जाता है, इसलिए बाहर के शेल वाले उसको फिल करते हैं। लेकिन बाकी यूजुअली कैसे होता है, यूजुअली वही इलेक्ट्रॉन बाहर तक जाता है और फिर रिटर्न आता है, इसलिए वो वेवलेंथ जनरेट करता है, फोटोन। ओके, अच्छा एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती हैं। क्लियर? सो ये चीज याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज डिपेंड अपॉन the accelerating voltage। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस एटम की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करते हैं, उसके एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ाएं, इफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज V को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या चेंज हो जाने वाला है, लेमडा सी। अगर V बढ़ाएंगे तो लेमडा सी कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा। ठीक है, बिकॉज एनर्जी बढ़ने वाली है तो लेमडा कम होने वाला है, तो लेमडा सी क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। ठीक है, बट नो इफेक्ट इन, बट नो चेंज इन के अल्फा बीटा गामा, इन सब पे कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आएगा? तो lambda of these will remain constant, so lambda of suppose के अल्फा, lambda of के बीटा, ये सब कुछ है, ये सब कैसे रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इन्हें। ओके, तो जेई में क्वेश्चन आया हुआ था, ये ग्राफ था, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ था लेट्स से, और ये दिया हुआ था कि लेट्स से ये के अल्फा है। तो ये बताना है कि अगर मैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, so what will happen to the lambda c minus lambda k alpha, whether it will increase, decrease or constant, choose। इस स्टेटमेंट के साथ क्या होगा, तो कैसे टैकल करेंगे, अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा सी डिक्रीज लैम्डा सी डिक्रीज होगा, तो इसको क्या होगा, ओवरऑल कम होगा, ओवरऑल कम हो जाएगा। वाह यार, लैम्डा सी अगर कम हो गया मतलब लैम्डा सी अब यहां आ गया। ठीक है, समझ रहे हो? एक्चुअली ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा के अल्फा माइनस लेमडा सी। ठीक है, तो मतलब लेमडा सी और कम होता जा रहा है ना, तो ये वैल्यू तो बढ़ेगी। क्लियर? के अल्फा को कुछ नहीं होगा, ये कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी ना। समझ आया? हाँ, तो जेई का क्वेश्चन आई गेस 13 या 15 का, याद नहीं एग्जैक्टली। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो मुझे लगता है कैरेक्टरिस्टिक और ये कंटिन्यूस दोनों समझ में आ गया सबको। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोजलेज लॉ। ओके, इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का जो स्टडी था वो मोजले ने ही किया, और उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा कि ऐसा कुछ उन्होंने इस टाइप के कर्व के बारे में डिस्कशन किया। उन्होंने जब ग्राफ बनाया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में, तो उन्हें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। मतलब यहाँ पर उन्होंने रखा एक्स एक्सिस में रखा एटॉमिक नंबर को, जेड एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर रखा रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
तो उन्होंने ग्राफ थोड़ा सा आगे से स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि लोअर एटॉमिक नंबर के लिए एक्सरेज मिल ही नहीं रहे थे। बट यहाँ पर देखा कि जब उसने z की वैल्यू 0 रखी तब रूट एफ 0 नहीं हो रहा था, या फिर रूट एफ जब 0 रखा तब z की वैल्यू 0 नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर ये एक ग्राफ का कांस्टेंट टाइप पे बन गया, ठीक है। और उन्होंने ग्राफ प्लॉट करके एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू दी, जो बाद में प्रूव हुआ कि हाँ बिल्कुल करेक्ट था उनका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो अकॉर्डिंग टू मोजले उन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्या वैल्यू दी? उन्होंने बताया रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू a इंटू, और पहले ये बोला रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस बी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन, या एग्जैक्ट वर्ड्स देखे तो फिर कांस्टेंट आ जाएगा, उसका स्लोप आ जाएगा यहाँ पर, और वो आ जाएगा a z माइनस बी, ठीक। अच्छा, कुछ बुक्स में अलग लिखा होता है, इसको बोल देता है b और इसे बोल देता है a, तो टेंशन नहीं लेना है, डिफरेंट बुक में डिफरेंट नोटेशन होता है। आपको बस ये याद रखना है कि कौन सा किसके साथ वाला है। तो जो z के साथ वाला है, ये दोनों ही कांस्टेंट है। जो z के साथ वाला है इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग फैक्टर, ठीक है। और स्क्रीनिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की थी किसने? मोजले ने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके इनकी जो z है इनकी वैल्यूज दी हमें। तो आपको याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, बट एक वैल्यू आप याद रख सकते हो कि जो के स्क्रीनिंग फैक्टर है, तो फॉर के अल्फा अगर हम बात करें कि के अल्फा सीरीज है, तो जो स्क्रीनिंग फैक्टर होता है बी, वो क्या होता है? 1, ठीक है। तो मुझे लगता है स्क्रीनिंग फैक्टर ये तो क्लियर है स्क्रीनिंग फैक्टर, बट एटलीस्ट आप लोग वैल्यूज एक याद रखेंगे। डन। के अल्फा के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी? 1। इस तरीके से सबके लिए उसने दी, के बीटा के लिए भी दी, ठीक है। एग्जैक्टली वो याद नहीं मुझे, 3 पॉइंट समथिंग और 5 पॉइंट समथिंग थी, तो वो याद करने की 7 पॉइंट समथिंग थी शायद, वो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्फा वाली याद रख सकते हो, बाकी आपको एग्जाम में देगा, याद रखना। या अगर बी की वैल्यू चाहिए तो एग्जाम में आपको देगा वो। ओके, फिर बात कर लेते हैं ए की। ए क्या है? ए डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ पे एक्सरेज ट्रांजिशन हो रही है। तो ए जो फैक्टर है कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ ट्रांजिशन, कि कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, और ये बिल्कुल बोर मॉडल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग दिस ए फ्रॉम बोर मॉडल, ओके, सो कंपेयरिंग ए फ्रॉम बोर मॉडल, ओके। सो बोर मॉडल से ए को कंपेयर करके ट्राई करते हैं। देखें, बोर मॉडल में क्या था? 1/λ इज इक्वल टू क्या था? r z स्क्वायर 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को इसमें? अच्छा, हमें क्या लाना है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें? पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है? c बाई, तो दोनों तरफ हमें क्या मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? c का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ये बन जाएगा क्या? c बाई लेमडा r, अब इसी का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, आर सी 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे z सिंपल है, ठीक है, ये z इफेक्टिव है यहाँ पर, तो ये स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूट ऑफ, यहाँ पर साइड में मैं लिख देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू होता है c बाई लेमडा, तो इसे क्या लिख सकते हैं? रूट f इज इक्वल टू, पूरे का हमने स्क्वायर रूट ले लिया है, तो ये स्क्वायर रूट आ गया आर सी
रूट ऑफ 1 एन फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 बाई एन इनिशियल का स्क्वायर इनटू जेड। ठीक है, तो अगर मैं इसे मोजलेस लॉ से कंपेयर करूं, कंपेयरिंग फ्रॉम मोजलेस लॉ, देखिए एक्चुअली हम बोर मॉडल से ही कंपेयर कर रहे हैं इसे, तो ए को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट एफ इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। सो बेसिकली ये जेड क्या है, जेड इफेक्टिव टाइप बोल सकते हैं इसे, वो है यहाँ पर क्या, बी। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, ए की वैल्यू इट इज रूट ऑफ आर सी 1 माइनस एन फाइनल माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू भी आ गई और बी हमारा स्क्रीनिंग फैक्टर है, वो प्योर एक्सपेरिमेंटल डेटा है बी की। बट ए की वैल्यू नंबर ऑफ ट्रांजिशन पे डिपेंड करेगी कि कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें कि लेट्स से ट्रांजिशन कर रहे हैं फॉर के अल्फा, फॉर के अल्फा, तो के अल्फा मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होगा, तो के अल्फा मिलेगा 2 to 1 2 1 2 to 1 करेंगे, तो एन इनिशियल 2 है, टू एन फाइनल कहाँ पर पहुंचेंगे, 1 पर ट्रांजिशन करेंगे, तो काम बन जाएगा हमारा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इज इक्वल टू रूट ओवर आर सी 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 3/4। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? अच्छा, और इसके लिए बी की वैल्यू कितना होती है, के अल्फा के लिए बी की वैल्यू 1 1। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आर और सी की वैल्यू बस हमें कैलकुलेट करना बाकी है, फिर हम किसी भी सीरीज का एल अल्फा निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो आर और सी इसमें दोनों ही चीजें आपको पता है क्या होता है, आर क्या होता है, Rydberg constant रैडबर्ग कांस्टेंट 1.097, अगर जरूरत पड़े तो 1.1 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 एंड सी क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, यूजुअली जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहता है कि आपको डिवाइड में से काम बन जाए। ओके, बताएं यहां तक क्लियर है सबको, ए और बी की वैल्यूज के बारे में? ओके हाँ ओके गुड। तो यहाँ से यार एक्सरे का हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, मोजलेस लॉ लास्ट है। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक और एब्जॉर्प्शन स्पेशल पॉइंट है कि कई बार एक्सरेज एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल भी रहता है। तो सपोज एक मटेरियल है जो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर सकता है, एक्सरे एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ठीक है, तो लेड वगैरह ये सारे टाइप के रेडिएशन को जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो मान लो सपोज लेड की प्लेट है और इसकी थिकनेस है कुछ एक्स। ठीक है, और लेट से इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है म्यू, इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है म्यू, और यहाँ पर एक्सरेज आ रही है कुछ इंटेंसिटी के साथ, लेट से एक्सरेज आ रही हैं और आई नॉट इंटेंसिटी कैरी कर रही है, तो ये एब्जॉर्ब करके कितनी इंटेंसिटी बचाएगा, ये आई। सो दिस आई विल बी आई नॉट ऑफ ई टू द पावर माइनस म्यू इनटू एक्स। सो बेसिकली एक्सपोनेंशियल वे पे डिक्रीज होगी, इस एक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें एक्सरे को डिफरेंट वे पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बताइए यहां तक ओके सबको? चले, तो ठीक है, एक्सरे यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरे पे कुछ एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। चलो बेसिक से एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ, और लेट्स से नॉट वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ
of X-rays generated through 50 kilovolt potential। सॉल्व करें यार जल्दी, देखें। मुझे लगता है एकदम सिंपल है यार, सबको पता है कट ऑफ वोल्टेज क्या हो जाता है, कट ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाती है 12375, हाँ, अपॉन पोटेंशियल, जिसे मैं अप्रॉक्सीमेट लिख सकता हूँ 12400 अपॉन वी। और भी अप्रॉक्सीमेट करना है आपको तो इवन आप 1250 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी कितना है 50 किलो वोल्ट है, ओके। तो यहाँ पर आ गया क्या 50,000, डन। सो लेट्स से 2 zeros कट हुए और ये हो जाएगा 25। सो ये हो जाएगा कितना 5 से कट हुआ 25/100 मतलब 0.25 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है सबको? तो बेटा 50 किलोवोल्ट काफी ज्यादा होता है, उससे क्या होगा बहुत ही ज्यादा हार्ड एक्सरे जनरेट हो जाएंगी। क्लियर? ओके, और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ओके, लेट्स से एक वेवलेंथ दिया है और दूसरा वेवलेंथ कंपेयर भी करा सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। सो लेट्स से फॉर a metal let's say for a metal K alpha is 1 angstrom, then find its K beta। ओके, सॉल्व करें। ओके, तो इसे क्या कर सकते हैं हम, जनरल बेसिक बोर मॉडल पे काम कर सकते हैं। तो हमें पता है के अल्फा मतलब कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा होगा 2 to 1। हाँ, सो n इज इक्वल टू 2 to 1 में, जबकि के बीटा का ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा होगा n इज इक्वल टू 3 to 1 में, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग वो दोनों सिचुएशन दोनों अलग अलग हो जाएंगी, तो हम अलग अलग ट्रांजिशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो सिर्फ वेवलेंथ यहाँ पर दी है, तो चाहिए तो विदाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरेज भी कर सकते हैं। कैसे 1/λ इज इक्वल टू अपना जो था हमारा सॉल्विंग का r 1 - n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 - n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो 1/λ कितना आ जाएगा
यहाँ पर आर, सो 1 और 1/2 कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर। सो लेमडा 1 अगर मैं बात करूँ तो वो कितना आ जाएगा, फ्लिप कर देंगे 4/3r, लेट्स से नंबर 1 हुआ। यहाँ पर अगर सॉल्व करें 1/λ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r 1 - 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा लैम्डा 1/λ2, ये क्या वैल्यू आ जाएगी 9 - 1 मतलब 8/9, तो λ2 कितना आ गया 9/8r। अभी क्या कर सकते हैं, दोनों का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, तो λ2 हमें पता चल जाएगा। λ2/λ1 कितना हो जाएगा, λ2/λ1, सो इट इज 9/8, r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई 4/3, सो 3 ऊपर एंड 4 नीचे। क्लियर सबको। तो ये सिचुएशन आ जाएगी, इसे सॉल्व कर देंगे, λ2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके। हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम देखो कि अगर इसमें स्ट्रिक्टली बोल दे कि एक्सरे के बारे में बात कर रहा है, तो एक्सरे के बारे में अगर बात कर रहा है तो आपको फिर आपसे ए और बी भी कैलकुलेट करवा सकता है। तो ए तो कैलकुलेट करना हमें आता है, सिर्फ इसमें सी लगा देना है, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू तो कोई टेंशन नहीं है, बी की वैल्यू क्या होगा आपको देगा कि के अल्फा के लिए कितनी है, के बीटा के लिए कितनी। के अल्फा के लिए तो 1 होती है, बीटा के लिए फिर हमें ढूंढनी पड़ेगी। ओके। ठीक है। ऐसे डिफरेंट ट्रांजिशन के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन वाइज भी पूछ सकता है। जैसे ये फॉर्मूला, इसमें सारा कुछ वैल्यूज गिवन है सपोज, तो ए भी गिवन है, सारा कुछ गिवन है, तो एफ कैलकुलेट करवा सकता है। तब आपको पूरा एफ सॉल्व करके लिखना पड़ेगा कि पूरा फ्रिक्वेंसी क्या होगा। ए भी कैलकुलेट कर लेंगे और बी भी कर सकते हैं। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, सॉल्व करेंगे इसे। तो हमें फ्रीक्वेंसी दी है और एटॉमिक नंबर पूछा है, तो यार हमें इसका मतलब ए तो हम फाइंड कर सकते हैं, बट बी कर सकते हैं क्या, नहीं। तो बी हमें क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। कहीं पे क्वेश्चन में बी गिवन है क्या, नहीं। तो हमें कौन सा बी पता है, के अल्फा। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन में कौन सी सीरीज है, L2K। ओके, सीरीज कौन है L2K। तो बेटा L2K मतलब क्या है, n इज इक्वल के टू अल्फा। नहीं तो जा रही है ना, देन इट्स के अल्फा। और के अल्फा है तो क्या होगी सिचुएशन, के अल्फा, देन इट्स के अल्फा। सो इसका मतलब जो कांस्टेंट रहेगा बी, वो कितना रहेगा 1। ठीक है। अगर कुछ दूसरा है, मतलब लाइक एल अल्फा है, एल सीरीज है, तो उसका क्या कुछ और होता है, 7 पॉइंट समथिंग होता है, क्वेश्चन में देगा फिर उसको। तो अभी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ए कैसे निकाल लेंगे, ए इज इक्वल टू क्या, रूट आर सी और 1/n फाइनल माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा रूट ऑफ, ये 2 बन जा रहा है ना, मतलब अभी सॉल्व किया तो 1/4, मतलब कितना आता है 3RC/4। ठीक है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा यार मैथमेटिकली, पूरा आर सी सब की वैल्यू रख के काम कर लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, रूट एफ इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी
ठीक है, तो एक f कितना है स्क्वायर कर ले या लेट्स से रूट ले ले, कुछ भी कर ले। 4 × 10 to the power 17 इज इक्वल टू a कितना है रूट 3rc/4 और ये हो गया z-1। सारा कुछ पता है, सारा कुछ सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल देंगे z की। डन। आइडिया समझ में आ गया सबको? चाहिए तो सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसे कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट ये बार क्या आ जाएगा 2 इंटू यहाँ से 8 पावर बाहर आ जाएगी, रूट 10 बचेगा इज इक्वल टू रूट 3 इंटू आर की वैल्यू 1.1 ले लेते हैं, लेट्स से 10 to the power 7 इंटू 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइड बाई 4 z-1। तो z-1 की कैलकुलेशन क्या आ जाएगी देखें, इसे सॉल्व कर देते, 3 and 2 बाहर आ जाएगा और इसको 8 में से एक और बाहर कर लेते हैं तो ये 11 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा रूट 11 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पर रूट 10 है, रूट 10 डिवाइड बाई रूट 11। पहले एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं जिससे कैंसिल आउट हो जाए। 2 इंटू 10 to the power 8 रूट 10 इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 3/2 इंटू 10 to the power 7 इंटू रूट 11 इंटू z-1। देखें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 कैंसिल आउट हो गया, 10 बचेगा और ये बाकी सॉल्विंग हो जाएगा। z-1 इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 40 रूट 10 डिवाइड बाई रूट 11 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये नियरली वैल्यू क्या है, ये नियरली वैल्यू चेक करें, इसे क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ 10/17 है, ये 14/3 कितना होगा 13.3। हाँ, ये वैल्यू जो है रूट ऑफ 10/11, ये वैल्यू मतलब 1 से जस्ट छोटी है ना, 1 से अगर स्मॉलर नंबर है तो उसका रूट जो होता है उससे बड़ा आता है। सपोज मैं 0.8 ले लूं तो 0.8 का रूट नियरली क्या आएगा 0.9। क्लियर, 0.9 का रूट ले लूंगा तो वो 0.96 ऐसे कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर अगर जस्ट 1 से छोटा है तो ये इसका जो रूट होगा वो नियरली 1 ही होगा। क्लियर, सो 13.3 इंटू ये जो होगा नियरली 1 होगा बट 1 से थोड़ा सा छोटा। सो लेट्स से ये आंसर सॉल्व करके क्या आ गया आपका 13.1 आ गया लेट्स से। ठीक, तो अब आप समझ गए कि 13.1 तो ऐसे एटॉमिक नंबर होगा नहीं, तो एटॉमिक नंबर अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 40। समझ आया सबको? कैलकुलेशन कैसे इसको इजीली हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा था पार्ट एक्सरेज का। एक्सरे यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। फिर कुछ चीज़ें बच गई थी, जैसे मैंने बताया था कहाँ पर ये जो हम समझा रहे थे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहां पर हमने बताया था कि डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस जो थी, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वहां पर हमने एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि ये हम एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे। तो एक्सपेरिमेंट था डाइविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, देख लेते हैं उसे। ओके, डाइविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट देखिए क्या एक्सप्लेन किया था उसने, एक मिनट। ओके, चलिए समझेंगे थोड़ा सा डाइविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट में। ओके, देखिए क्या सिचुएशन है, अगर इस फिगर पे आप ध्यान दें तो पहले मैं बताऊं डाइविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट था क्या। डाइविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट था कि ये प्रूव करना
कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो बेसिकली डी ब्रॉगली ने जो बताया कि मैटर वेव होता है h/p करके, उसे उसका वेवलेंथ हम लिख सकते हैं, उसको कुछ भी वहां पर उस समय प्रेफरेंस नहीं दिया गया। बट जब डेविसन जर्मन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया क्या कि डाइफ्रैक्शन फॉलो करता है कौन, इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थ्रो करें तो वो डाइफ्रैक्शन फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, वेव की तरह है। और उन्होंने जो वेवलेंथ निकाली वो नियरली डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से जो आती है वो सेम थी। तो यहाँ से उन्होंने प्रूव किया, और इस उसमें फिर डी ब्रॉगली को और इनको मिला के क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, जब इन्होंने प्रूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर और एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें मैंने बताया कि जो YDSE है उसको भी इंस्टेड ऑफ लाइट वेव किससे, इलेक्ट्रॉन के थ्रू किया गया, और YDSE पैटर्न भी मिल रहा था इलेक्ट्रॉन से। तो वहां से फिर पूरा कंफर्म होने लगा कि हाँ, द इलेक्ट्रॉन दे कैन बिहेव लाइक अ वेव। अब सेटअप देखेंगे, यहाँ पर देखें, ये सबसे पहले ये क्या है, एक थर्मल मेटल रहेगा जिसे हम थर्मली हीट करके क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे। फिर इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर हाई पोटेंशियल लगाएंगे, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, यहाँ नेगेटिव, हाई पोटेंशियल लगाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से थर्मली जनरेट हुए हैं ये तेजी से पुल अप होंगे। इस फिगर में थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पर गैप रहता है, यहाँ पर गैप रहता है, जिससे पूरा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चैनलाइज होके यहाँ पर निकल क्रिस्टल पर आता है। ठीक है, निकल क्रिस्टल के बाद ये डाइफ्रैक्ट होता है। तो बेसिक फीलिंग तो ये है कि इलेक्ट्रॉन गया, न्यूटन वाली फिजिक्स अगर हम बात करें कि ऐसे कोलाइड करेगा और यहाँ पर आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाते हैं, मूवेबल डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं, तो उस पैटर्न को जब बनाया तो वो एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न फॉलो हो रहा था। इससे कंफर्म होता है कि हाँ, इलेक्ट्रॉन भी एक वेव के फॉर्मेट में कर सकते हैं। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आपके बोर्ड्स में है, तो इसलिए आपको ये फिगर भी याद रखना है, अच्छे से फिगर ड्रॉ करना आना है, और उसका एक्सपेरिमेंट का आपको डेटा लिखना आना चाहिए। तो डेविसन जर्मन ने, मैंने थ्योरेटिकली बता दिया सारी चीजें, प्रूव किया कि डाइफ्रैक्शन होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन बीम में, इलेक्ट्रॉन्स में भी डाइफ्रैक्शन हो सकता है। डेटा क्या याद रखना है कि एक्सपेरिमेंट कहाँ पर कैसे कंडक्ट कराया गया। तो देखें, experiment was conducted for accelerating voltage of 44 to 68 volts. Clear? And the maximum intensity of diffracted electrons was observed at, कहाँ पर ऑब्जर्व हुआ, जो हमने 44 से 68 तक हमने थ्रो किया, तो वो 54 वोल्टेज पर, एंड ये जो एंगल था, एंगल 50 डिग्री पर ऑब्जर्व हुआ, एंड थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री विद द बीम। जो इंसिडेंट बीम है उससे 50 डिग्री पर और 54 वोल्टेज पर सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ऑब्जर्व्ड डाइफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, तो डाइफ्रैक्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमें ऑब्जर्वेशन मिली वो ऐसी मिली इस टाइप में कि इलेक्ट्रॉन जो है
एक पॉइंट पर मैक्स थे और फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इंटेंसिटी कम हुई, विच इज द श्योर ऑफ डाइफ्रैक्शन पैटर्न। तो ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली थी, दिस वाज थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। समझ आया? तो एक्सपेरिमेंटली जब इसको कैलकुलेट किया, मतलब एक्सपेरिमेंटली डेविसन जर्मन ने जो कैलकुलेट किया, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया वो लैम्डा आना चाहिए था फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा, इट इज 0.165 नैनोमीटर। ठीक, और फ्रॉम डी ब्रॉगली फॉर्मूला अगर हम देखें, अगर हम इस पूरे सेक्शन के लिए डी ब्रॉगली फॉर्मूला लगाएं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताएं? डी ब्रॉगली फॉर्मूले में वोल्टेज से कैसे निकालते हैं वेवलेंथ, फॉर्मूला बताएं? h/√2qvm। उसकी पूरी वैल्यू क्या होती है फॉर इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें? 12.27 अपॉन वोल्टेज और अंडर रूट वोल्टेज, ये अंडर रूट में रखें तो इट इज 150 ओवर 150 अंडर वोल्टेज। रूट वोल्टेज। हाँ, तो रूट 150 बाई, अगर हम यहाँ पे 54 रखें, इसे सॉल्व करें तो आंसर जो आता है वो हमारा, ये तो एंगस्ट्रॉम में है ना, ठीक है, उसे अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो नियरली आंसर आता है 0.167 नैनोमीटर, विच वॉज क्लोज इनफ। देख रहे हो? तो एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा इधर उधर डेटा आ जाता है, बट ये बिल्कुल डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से भी मैच कर रहा था। तो इससे श्योरिटी आई क्या, कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन पे भी क्या हो सकता है, डाइफ्रैक्शन हो सकता है। समझ आया? तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन बीम्स कैन डाइफ्रैक्ट। ओके, बता यार, यहां तक ओके सबको? ओके, हाँ, तो ये बोर्ड्स में है। दो और चीजें हैं जो जेई में है बट बोर्ड्स में नहीं है, वो मैं आपको लिखता हूं। नेक्स्ट है ब्रैग्स लॉ, ये आपके बोर्ड्स में नहीं है बट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, तो देख लेंगे इसे, जेई और नीट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको इस लॉ के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, ब्रैग्स को नोबेल प्राइज मिला था और बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी ये। किस चीज को लेके, कि इससे पहले हम किसी भी मटेरियल के अंदर के लैटिस को नहीं देख पाते थे। सपोज ये मॉलिक्यूल है, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेयर होगी, तो हम ये नहीं बता सकते थे कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, मॉलिक्यूलर गैप। तो बेसिकली इन्होंने क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि दो लेयर के बीच में कितना गैप होता है, ब्रैग ने। ठीक है, ब्रैग दो भाई लोग थे, ब्रैग्स ब्रदर करके भी आता है स्टेटमेंट, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया। और ज्यादा फेमस है ब्रैग्स लॉ ब्रैग्स स्पेक्ट्रोस्कोप के लिए। याद है, यहाँ डेविसन जर्मर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रीड कर रहे हैं। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन को रीड करने के लिए सिंपल, हम करंट के फॉर्मेट से किसी भी फॉर्मेट से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद है अल्फा स्कैटरिंग, वो रीड करने के लिए वहां पर एक स्पेक्ट्रोस्कोप लगा के रखते हैं और वो ब्रैग्स स्पेक्ट्रोस्कोप ही रहता है। ये फेमस है अपने स्पेक्ट्रोस्कोप के लिए। देखिए उन्होंने अपना स्पेक्ट्रोस्कोप कैसे बनाया। तो सबसे पहले तो एक्सरेज चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराने के लिए सबसे पहले एक्सरेज अब पे हमें पता है, यहाँ पे हम थर्मल एमिशन के थ्रू यहाँ पर टारगेट मेटल पे हिट करेंगे। ये हो गई हमारी एक्सरे ट्यूब, बोल सकते हैं इसे, या कूलिज ट्यूब भी बोलते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और यहाँ से एक्सरे निकलेगी, तो ये क्या हो गई, कूलिज ट्यूब या फिर एक्सरे ट्यूब। अब देखें यहाँ पर बीच में काफी सारे लेड प्लेट्स लगी होती हैं। आप समझ गए लेड प्लेट्स का काम क्या है।
एक्सरेज को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये यहाँ से एक्सरेज निकलेंगी। ओके, अब ये जो एक्सरेज है ये क्या करता है, स्पेक्ट्रोस्कोप बनाया इसने। स्पेक्ट्रोस्कोप देखे क्या चीज़ है, कैसे बनाया, स्पेक्ट्रोस्कोप कैसा रहेगा, तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एक चेंबर जिसमें एक गैस भरी हुई है। हमें पता है कि गैस आयनाइज नहीं होती जल्दी, हमें पता है कि गैस आयनाइज नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा अगर चार्ज हो तभी उसमें गैस आयनाइज होती है। तो यहाँ पर एक आयनाइजेशन चेंबर रखा, ओके, जिसमें इनिशियली उसने क्या यूज़ किया था, CH3Br, ओके, और इस चेंबर से कनेक्ट किया होता उसने एक गैल्वेनोमीटर। तो अगर ये चेंबर करंट कंडक्ट कराने लगेगा तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आ जाएगी, मतलब ये चेंबर आयनाइज हो गया। यहाँ पर सिमिलरली लेड प्लेट्स लगी रहती हैं, ओके। तो अभी सिचुएशन क्या है, ये एक्सरेज एक क्रिस्टल के ऊपर यहाँ पर इंसिडेंट होती है। तो लेट्स से यहाँ पर एक क्रिस्टल रहता है, और ये रेज यहाँ पर इंसिडेंट होती हैं और वो इस चेंबर पे जाती हैं। लेट्स से एक ही एक्सरे दिखा देते हैं तो बेटर रहेगा। ओके, तो ये एक्सरे, ये क्रिस्टल इस तरीके से अरेंज होता है कि ओके, सो ये क्रिस्टल का जो एंगल है ये हम चेंज कर सकते हैं। सो ये क्रिस्टल का एंगल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ओके। सो ये थीटा क्या हो जाएगा, बिकॉज इस मटेरियल के सरफेस से बनाया हुआ है इसलिए थीटा को बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। अब स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये यहाँ पे लेड प्लेट्स लगी है ना, तो अगर एक्सरे किसी और एंगल पर आएगी और विदाउट इट्स मैक्सिमम वैल्यू आएगी, लेट्स से मिनिमा या कुछ लेके आएगी, तो सिचुएशन क्या होगा, ये आयनाइज नहीं हो पाएगा। तो कभी अगर ये आयनाइज हो गया मतलब यहाँ पर क्या आ रही है, मैक्स इंटेंसिटी आ रही है। तो ये उसने बताया कि अगर ये चेंबर आयनाइज हो जाता है मतलब एक्सरे की क्या आ रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है। तो ऐसा करके उसने देखा कि कितने एंगल पर उसे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है। उसने 0 से लगा के डिफरेंट एंगल पे एक्सपेरिमेंट चेक किया और देखें क्या रिजल्ट आया। जो आयनाइजेशन चेंबर में इंटेंसिटी मिल रही थी वो डिफरेंट एंगल के लिए उसने बनाया और ये रिजल्ट्स उसे मिले। ओके, थीटा पूरा 0 to 90 डिग्री तक चेक किया तो कुछ उसे थीटा मिले, जैसे θ1, θ2, θ3। तो ये कुछ ऐसे थीटा थे जिनके लिए इंटेंसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। और मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब क्या हो, कैसे पता करेंगे मैक्सिमम है, करंट से। अगर चेंबर में करंट आ गया मतलब एक्सरे की इंटेंसिटी मैक्सिमम है और उसने आयनाइज करा दिया है। क्लियर। सो फॉर θ1 and θ2, for θ1, θ2 and θ3, glancing angles the intensity is maximum, ठीक है। तो वहां से उसे क्या समझ में आया कि उसने इस क्रिस्टल के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता था, बट उसने इस क्रिस्टल की एनालिसिस की क्या,
कि लेट से क्रिस्टल को इस तरीके से डॉट से बना देते हैं। तो ये ब्रैग का एनालिसिस था जो कि एकदम परफेक्टली प्रूव हुआ बाद में। सपोज ये क्रिस्टल है, ठीक है, हम उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। तो हमें बताए कि कुछ एक्सरेज आएंगी। सो लेट से एक्सरेज यहाँ पर आ रही हैं या कोई सी भी रेज आ रही हैं। तो लेट से यहाँ पर 2 एक्सरेज ऐसे आई, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल से रिफ्लेक्ट होंगी। अब देखो दोनों एक्सरेज में अगर हम थॉट देखें तो एक प्रॉब्लम है। इसका वेव फ्रंट कहाँ पर है? यहाँ पर। फिर इसका वेव फ्रंट कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये जो दोनों वेव है, ये वाली वेव और नीचे वाली वेव, नीचे वाली वेव को कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ गया? अगर मैं इसे पॉइंट दे दूं A, B, C, D, तो ये वेव नंबर 1 है और ये वेव नंबर 2 है। तो पाथ डिफरेंस इन वेव 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में क्या पाथ डिफरेंस आ गया? बताए डेल्टा एक्स कितना आ गया? BCD। हाँ, BCD वाला, V2C प्लस C2D, इतना पार्ट डिफरेंस एक्स्ट्रा आ गया। तो ये कंफर्म हो गया, इट इज BC प्लस B प्लस CD, ठीक है। ज्योमेट्रिकली हम देख सकते हैं कि अगर हमने सिमेट्रिक माना हुआ है तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी? सेम होंगी, तो इन्हें 2 टाइम्स ऑफ BC भी लिख सकते हैं, ठीक। और अगर बात करें कि एंगल के बारे में, ग्लैंसिंग एंगल, तो ग्लैंसिंग एंगल क्या था कि लाइट किस एंगल पर इंसिडेंट हो रही है? लेट से इस थीटा पर इंसिडेंट हो रही है। डन, लाइट इस थीटा पे इंसिडेंट हो रही है। तो अगर ये थीटा है तो फिर बताए कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या इसे हम? लेट से मैं इसके बीच की डिस्टेंस D एज्यूम कर रहा हूं, तो बता BC कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा और ये कितना हो जाएगा? थीटा। कोई डाउट? तो इसका मतलब BC को क्या लिख सकते हैं? D साइन थीटा। तो उसने यही बताया कि जहां पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है वहां का पार्ट डिफरेंस इतना है। और आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद मैक्सिमा कहां पर मिलता है? फॉर मैक्स इंटेंसिटी हमें पता है मैक्स इंटेंसिटी क्या होता है? डेल्टा एक्स मस्ट मैच एन लेमडा, क्लियर। और डेल्टा एक्स क्या है? 2D साइन थीटा, इट मस्ट मैच एन लेमडा, वेयर एन क्या है? एन कैन बी एनी नंबर। उसने एक्सपेरिमेंटली चेक किया डिफरेंट डिफरेंट मैक्सिमा के लिए, ठीक है। तो लेट से उसने चेक किया फर्स्ट मैक्स। अच्छा, ये उसने थीटा कैसे कैलकुलेट किया? एक्सपेरिमेंटली। थीटा 1 कैसे कैलकुलेट किया? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया। और उसे अब हम क्या लिख सकते हैं? D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और थीटा 1 है तो 2D साइन थीटा 1, D1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? लेमडा। तो D1 की वैल्यू क्या आ गई? लेमडा ओवर 2 साइन थीटा 1, ठीक। अब उसने एक्सपेरिमेंटली थीटा 2 भी कैलकुलेट किया, सेकेंड मैक्स थीटा 2, ठीक है। वो भी कैसे कैलकुलेट किया? एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली समझ आया कैसे कैलकुलेट किया? एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट किया? जिस एंगल के लिए यहां पर करंट फ्लो हो जा रही थी, मतलब उस समय क्या थी? इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी की एक्सरे आएगी तब वो इस आयनाइजेशन चैम्बर को आयनाइज कर पाएगी। एक्सपेरिमेंटली यहां से हो गया 2D साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 2 लेमडा। तो D2 कितना आ गया? लेमडा ओवर 2 साइन थीटा 2। अच्छा, अब जब उसने सॉल्व किया सो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि D1 और D2 क्या आ रहे थे? सेम आ रहे थे। तो उसने ये बताया
कि इस स्ट्रक्चर में, एक क्रिस्टल में आप कहीं पे भी इंसिडेंट कराओ, सब जगह पर डी क्या होता है, सेम होता है। समझ आया? तो ऐसे करके उसने क्या कैलकुलेट किया था, लैटिस स्ट्रक्चर के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन प्रूव कर दिया था। ये डी क्या है, दो लैटिस लेयर के बीच का डिफरेंस उसने बता दिया था कैलकुलेट करके, इसलिए उसको नोबेल प्राइज मिला क्रिस्टल की स्टडी के लिए। ठीक है, और फिर उसने जब थीटा पता चल गया, डी पता चल गया हमें, सोचो अब आपको टू डी साइन थीटा में डी अगर पता है, डी अगर आपको पता है तो फॉर डिफरेंट थीटा आप बता सकते हो ना कि मैक्सिमा आएगा क्या मिनिमा आएगा क्या इंटेंसिटी आएगा। तो इस तरीके से उसने स्पेक्ट्रोस्कोप भी बनाया। तो यही जो हमारी चीज है, यही उसका क्या बन जाता है, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोस्कोप बन जाता है, क्योंकि अब उसे इस क्रिस्टल का डी पता है। तो अब थीटा उसे एक्सपेरिमेंटली नहीं कैलकुलेट करना, उसे थीटा पता है कि किस थीटा पर आएगा तो इंटेंसिटी कितनी आनी चाहिए। समझ आया? ओके हाँ तो ब्रैग्स लॉ कभी कभी पूछ लेता है, तो ब्रैग्स लॉ सिर्फ यही है कि क्रिस्टल का जो सेपरेशन है डी, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक 2d sin theta एंड लैम्डा फॉर मैक्स इंटेंसिटी। चले, तो यहाँ पे ये भी हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। लास्ट पार्ट बचा है जेई के लिए, नीट में भी है, ध्यान दें नीट में भी है। लास्ट पॉइंट, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, और कॉम्पटन स्कैटरिंग भी बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट या फिर कॉम्पटन स्कैटरिंग, दोनों चीजें आप याद रख सकते हैं। कॉम्पटन स्कैटरिंग और कॉम्पटन इफेक्ट। देखें ये क्या है, ओके तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, सेम चीज, सेम वही एक्सरे ट्यूब लिया, ओके तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए और यहां से एक्सरे जनरेट हुई, और उस एक्सरेज को एक क्रिस्टल पर इंसिडेंट कराया, और ये क्रिस्टल के बाद देखने को मिला कि एक्सरेज ऑल डायरेक्शन में डाइफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, ये तो यहां पर एक डिटेक्टर लगा के उसे चेक कर लिया। तो लेट्स से ये यहां पर एक डिटेक्टर लगा दिया, मूविंग डिटेक्टर, और यहाँ पर उसे डिटेक्ट किया कि एक्सरेज कैसे आ रही हैं। तो देखो रिजल्ट क्या आया, कॉम्पटन इफेक्ट मतलब एग्जैक्टली क्या चीज है, एग्जैक्टली ये है कि सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। कॉम्पटन इफेक्ट मतलब ये कि हमें पता है कि अगर हम इसमें एक्सरेज डालेंगे, यहाँ पर हमें लैम्डा वेवलेंथ की एक्सरेज हम डाल रहे हैं, तो उसमें ये बताया गया कि यूजुअली क्या होता है कि फोटोन एब्जॉर्व कर लेता है ये इलेक्ट्रॉन और अपना हायर ऑर्बिट पे चला जाता है, बट कॉम्पटन इफेक्ट में ये देखने को मिलता है कि ये फोटोन से सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी लेता है, ठीक है, और मूव हो जाता है, फोटोन की एनर्जी थोड़ी लेता है, इसलिए वो फोटोन चला जाता है। सो इसका मतलब ये इफेक्ट बेसिकली किस चीज को प्रूव करता है कि जो फोटोन होता है वो सेम टाइम पर अपनी एनर्जी और मोमेंटम दोनों दे सकता है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पर वापस से एक्सरेज जाएंगी तो उनका जो लैम्डा है वो बदल जाता है, लैम्डा डैश हो जाता है। अब बिकॉज फोटोन किसी एंगल पर जाने लग गया, लेट से फोटोन थीटा एंगल पर स्कैटर हो गया, मतलब यहां से हम चेक करेंगे कि ये थीटा एंगल पर फोटोन स्कैटर हो गया, तो इसका लैम्डा कितना होगा। ठीक है, तो थीटा एंगल पर हमने ये नया लैम्डा डैश कैलकुलेट किया, तो उसके अकॉर्डिंग
बिकॉज ये फोटोन है तो इसके पास मोमेंटम है और मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड रहेगा ही रहेगा। तो ये याद रखना है कि मोमेंटम कंजर्वेशन इज वैलिड। सो मोमेंटम कंजर्वेशन इज वैलिड। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को भी किसी एंगल पर निकलना पड़ता है। ओके, तो लेट्स से इलेक्ट्रॉन किस एंगल पे निकल रहा है, फाई पे निकल रहा है। और यही दो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्या कि इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर स्कैटर होगा। तो यहां पर हमने देखा कि एक्सरे आई और क्रिस्टल पर इंसिडेंट हुई और वो थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो गई कुछ लैम्डा डैश लेके एक्सरेज। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, ये चीज यहाँ पर हमें कॉम्पटन इफेक्ट में देखनी रहती है। तो देखिए कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा कि जो डेल्टा लैम्डा है, डेल्टा लैम्डा मतलब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा सी। लैम्डा डैश बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है ना। इस कॉम्पटन इफेक्ट से प्रूव क्या होता है, दैट photon can share energy and momentum at the same time। ठीक है, अच्छा लेमडा माइनस लेमडा डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लेमडा बड़ा होगा क्योंकि एनर्जी उसकी कम हो चुकी है, उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी है कुछ एनर्जी। तो ये आता है लेमडा सी 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला याद रखने में किसी को कोई डाउट क्या है, याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला, क्योंकि दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, फॉर्मूला ही याद रखना है आपको कॉम्पटन इफेक्ट का। काफी प्रूफ के बाद ये फॉर्मूला आता है, मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन, आइंस्टाइन इक्वेशन, सबको यूज करने के बाद ये रिजल्ट आता है, वेयर लैम्डा सी इज h अपॉन me इंटू सी। लैम्डा सी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, कट ऑफ वेवलेंथ नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। अच्छा mc क्या है, ये me मॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर है कि डेल्टा लैम्डा कितना आएगा, वेवलेंथ कितनी आएगी। एक लास्ट, इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर निकलेगा, वो होता है कॉट फाई इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा सी बाई लैम्डा इंटू tan थीटा बाई 2। फाई क्या है, स्कैटरिंग एंगल ऑफ इलेक्ट्रॉन, थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल ऑफ एक्सरेज। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो हमने कवर कर लिए हुए हैं। तो यहाँ तक हमारा था पूरा डिस्कशन। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर लिया है, फोटोन डिस्कस कर लिया है, डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर दोनों डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद एटम्स डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो बेसिकली ये एक पूरा चैप्टर है डुअल नेचर, और एक एटम एक चैप्टर है, ये दो चैप्टर हमारे कंप्लीट है। अपकमिंग टेस्ट में ये दोनों ही चैप्टर आने वाले हैं। इसके बाद लास्ट दो चैप्टर हमारे बाकी रहेंगे, दैट इज न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, चले यार, फिर आज के लिए इतना काफी है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय। या बाय बाय एवरीवन। बस